Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So, can quickly we just revise the topic that we were discussing, protein, energy, malnutrition, and last time what I told you about Kwashiorkor and marasmus. Any one of you can just quickly tell me that what is Kwashiorkor and what is marasmus? Hurry up. Because I told you this is very important topic and I really want all of you to understand it properly. So if whatever you understood, whatever is retained in your brain, जो भी आपको मेरी लफ्ज याद हैं, जो मेरी बात याद है, सिर्फ वही वापस बता दें. Ma'am, actually marasmus is a disease due to the deficiency of energy in the food, due to which deficiency of energy as well as proteins, due to which there is a muscle wasting and weak bones. And in kwashiorkor there is the deficiency of proteins or good quality proteins, due to which there will be edema is the main symptom of that. ओके, वेरी गुड. बिल्कुल आपने सही कहा है. लेकिन मैंने कॉजेज भी दोनों के बताए थे. दोनों में के कॉजेज में क्या फर्क था? मरासमस किस वजह से हो रही थी और क्वाशियोकोर किस वजह से हो रही थी? मैम मैम मरासमस मरासमस अर्ली में वीनिंग की अर्ली वजह से वीनिंग होती है। स्टार्ट हो जाती है. अर्ली एंड वीनिंग का मतलब क्या है? मरासमस जी, उसका मतलब क्या है? अर्ली वीनिंग मैम मतलब कि आप उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी ख़त्म करके और उसको सॉलिड फूड पे इनटेक पे बिफोर 6 मंथ्स में हम शुरू कर देते हैं. और उसमें क्या होता है ज्यादातर? लाइक हम फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं और एंड पीस ऑफ ब्रेड्स इनटेक. नहीं, 6 मंथ से छोटा बच्चा तो ब्रेड नहीं खा सकता. व्हाट वी आर डूइंग इज दैट यू आर मिक्सिंग दैट अप. कोई और है जो बता सके कि 6 मंथ से पहले वाली जो वीनिंग है, जिसको हम अर्ली वीनिंग कह रहे हैं, उसमें क्या रीजंस होती हैं? Ma'am, marasmus was due to diluted milk and it mostly occurs in the first year of life. But जो हम्म. kwashiorkor था that occurs in second year of life due to prolonged, breast milk. इसमें low protein का होता है कि उसमें जी, आप ठीक बता रही हैं. मैं पहले मरासमस का पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी कि वो पहले वाली स्टूडेंट कह रही थी कि मरासमस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला मिल्क. आप कह रही हैं डाइल्यूटेड मिल्क. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि मतलब 6 मंथ से पहले हमने ये मिल्क स्टार्ट कराया है, विच इज नॉट ब्रेस्ट मिल्क अदर देन एनी मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क, that could be cow milk, that could be formula milk, but then why the infant gets a disease which is known as marasmus? मैम जब ज्यादा डाइल्यूटेड मिल्क होगा तो उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से सबक्यूटेनियस फैट वगैरह उसमें कम होंगे और उसकी वजह से इसका बॉडी का जो शेप और मेंटेन नहीं कर पाएगा वो एग्जैक्ट बॉडी की शेप और प्रोटीन. मैम एक्चुअली एंटीबॉडीज भी लेस होती हैं जब हम काउ मिल्क और गॉट मिल्क वगैरह देते हैं. एक तो डाइल्यूटेड होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबॉडीज बेबी में जाती हैं. लेकिन जब हम ये इन्फेंट फार्मूलाज या फिर जो काउ मिल्क वगैरह देते हैं तो इनमें एंटीबॉडीज नहीं होती, जिसकी वजह से जो बेबी है वो बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता है, तो वो हेल्दी ग्रो ही नहीं कर पाता, उसके सबक्यूटेनियस फैट की लेयर ही नहीं बनती, जिससे वो बहुत वीक होता है. ठीक है. और एक तो ये रीजन है कि ब्रेस्ट मिल्क जब हमने 6 मंथ से पहले रोक दिया और उसकी जगह पर हमने डाइल्यूटेड मिल्क देना शुरू कर दिया, तो उसको एनर्जी भी प्रॉपर ना मिली और उसे प्रोटीन भी क्वालिटी की ना मिली. सेकेंडली, हमने उसकी एंटीबॉडीज का जो एक्सपोजर था वो भी रोक दिया बिकॉज द एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन वाज कमिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क. थर्डली, एक और रीजन भी है जिसकी वजह से बच्चा बीमार ज्यादा होगा. वो रीजन क्या है? हाइजीनिक फैक्टर्स. Yes, you are not preparing the bottle or the formula milk
according to this matlab hygienic conditions. That's why the child is exposed to a lot of infections and he gets repeated infections. ठीक है, तो repeated infections होंगी, उसकी वजह से उसकी जो है वो एनर्जी नीड भी पूरी नहीं होगी और प्रोटीन नीड्स भी पूरी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली he or she will develop a syndrome or a condition which will be known as marasmus, जिसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट नहीं होती, मसल मास बहुत वीक होता है, बच्चा क्रॉल नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, ओवरऑल इरिटेबल होता है, फीवर हो सकता है, डायरिया की एपिसोड्स हो सकती हैं, और इस सारी वजूहात की बेसिस पर बच्चा अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, और दिस कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज, क्योंकि अगर पहली दफा उसे इन्फेक्शन हुई है तो उसी वक्त वो मरने वाली स्टेज पर नहीं आएगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअसली उसको उसी कंडीशन में रखा जाए और उसको वही वाला मिल्क ऑफर किया जाए और वो बार बार इन्फेक्ट होता रहे बच्चा, तो अल्टीमेटली द सिचुएशन डेवलप्स इनटू अ सीरियस कंडीशन, एंड दैट सीरियस कंडीशन इज नोन एज मरासमस, व्हिच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज, एंड एट दैट टाइम यू नीड अ मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम क्वाशरकोर की तरफ आते हैं। So anyone can tell me the causes and reasons behind kwashiorkor and the clinical symptoms of kwashiorkor? मैम इसमें प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, बिकॉज जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है मदर का जो मिल्क है उसमें भी वो भी डाइल्यूटेड होता जाता है, उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज नहीं रहते जिसमें बेबी को चाहिए होते हैं। तो और जो मदर्स होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर वो इतने पुअर होते हैं कि वो और न्यूट्रिएंट्स जो है फूड से वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। और ये सेकेंड ईयर में होता है एक्चुअली बेबी के, जिसकी वजह से उसके प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन डेवलप नहीं होती, और जो वाटर है वो मसल्स में आ जाता है और उससे एडिमा हो जाता है उससे। Okay, more or less a good explanation, and what we had already discussed is also very nicely summarized on this slide, that after the birth, if you are doing an early weaning and abrupt weaning, and you are starting with any diluted milk or unhygienic preparations of the bottle milk, those will lead to repeated infections, and those will lead to starvation, and ultimately the baby will develop a nutritional marasmus, and this can happen in first year of life. Then we talked about the second year of life, that if there are circumstances where the breastfeeding duration is longer, and it does not mean कि आपने breastfeeding को continuously 6 months के बाद अचानक मुकम्मल तौर पर बंद कर देना, इसका मतलब ये है कि 6 months के बाद भी आप breastfeed करवा सकते हैं, but you have to supplement it with the डाइटरी प्रैक्टिसेस, कि आप कुछ बच्चे को कोई और डाइट भी ऑफर करना शुरू करें। बट आफ्टर 6 months, if you are still only providing breast milk, then the baby will develop a syndrome which will be known as kwashiorkor, because it is not, breast milk is not enough to provide the caloric requirement and the protein requirement of the baby. And then the babies, if it is only offered starchy family diet, for example रोटी का टुकड़ा दिया है या कोई चावल थोड़े से दे दिए हैं, तो इन जो फूड सोर्सेज हैं इनसे बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन नहीं मिलती। सो अल्टीमेटली द बेबी विल डेवलप अगेन द acute infections, and this time he will develop kwashiorkor. Then I told you that this is a serious condition, and this will need a hospitalized management, and also in the hospital there you would need a good quality clinical skill and nursing care. If you do not have that amount of manpower or the kind of facilities and for the in patient care, so then that patient should be referred to some other hospital. जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो बीमारियां हैं ये ज्यादातर हमारे रूरल एरियाज में कॉमन है, तो रूरल एरियाज में आपको पता है कि हमारे हॉस्पिटल्स इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं, तो वहां पर हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम ऐसे बच्चों की ऐसा जो केस आता है, वी लूज द लाइफ ऑफ दैट बेबी, बिकॉज द अल्टीमेट केयर दैट बेबी नीड्स
cannot be provided. So for this, we need to train our healthcare professionals and also upgrade our hospitals so that the hospitals should have the facility to take care of infants like this. What now today I'm going to give you another perspective of the same phenomena जो अभी हमने पढ़ा है, इसको जहन में रखते हुए आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. आई एम स्टिल ट्राइंग टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर जाना चाह रही हूँ, बिकॉज दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर ओवरलैपिंग एंड फॉर मेनी years आई माई सेल्फ वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स. और अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत क्लियरली अपने बच्चों को अपनी क्लास को पढ़ाऊं, बट द प्रॉब्लम इज every year I face the same problem, and every year I always ask my lecture, starting from my lecture, that please do not get confused, try to understand them clearly. लेकिन आप लोग क्योंकि गौर से नहीं सुनते, और अभी भी मुझे पता है कि ये जो 2-4 बच्चों ने मुझे प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का बताया, सिर्फ इन्हीं को समझ आई हुई है, बाकी बच्चों को समझ नहीं आई हुई. तो जब आपको सही ये बात समझ नहीं आई हुई और इसके ऊपर मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दूंगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में खिचड़ी पक जाएगी. तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्या है और इसकी 2 एक्सट्रीम केसेस क्या हैं. एक एक्सट्रीम केस है क्वाशरकोर और दूसरा एक्सट्रीम केस है मरासमस, और इन दोनों के अंदर वाजे डिफरेंसेस भी मौजूद हैं. आप मरासमस के पेशेंट को और क्वाशरकोर के पेशेंट को सामने बिठाएं, आपको 100% उनके अंदर डिफरेंसेस नजर आते हैं. ठीक है, बट ऑन द अदर साइड द कॉजेज वी आर टॉकिंग अबाउट आर सेम तकरीबन, कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों के अंदर रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं. बच्चा बार बार इन्फेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से उसका इनटेक जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरी तरफ उसको जो मदर जो ऑफर कर रही है वो भी इतना न्यूट्रिशियस नहीं है, जिसके अल्टीमेट रिजल्ट्स में बच्चे के अंदर एनर्जी की भी डेफिशिएंसी होती है और प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है. अगर हम यहाँ तक क्लियर हो गए हो तो नाउ आई गो टू द फर्दर टॉपिक. ठीक है, जो कि आज के लेक्चर का टॉपिक था, दैट इज वेस्टिंग. वेस्टिंग जो है ये भी एक कॉन्सेप्ट है which is defined by WHO, World Health Organization, and this concept also covers this protein energy malnutrition, because this tells that any infant or a child who has been through repeated infections, that child will acutely lose his weight. ठीक है, जब कोई बच्चा बार बार बीमार होगा तो वो बहुत तेजी से अपना वजन लूज करेगा. एक्यूट का मतलब होता है इन रीसेंट सिनेरियो, और बहुत अचानक उसका वजन कम हुआ है. तो इसलिए एक्यूट मैलन्यूट्रिशन हम उस मैलन्यूट्रिशन को कहते हैं जो रिसेंटली हुई है. फॉर एग्जांपल, बच्चा पहले सेहतमंद था और अचानक उसको 2 महीने में बार बार डायरिया हुआ है और उसका वजन कम हो गया है, तो इस ऐसे बच्चे को हम एक्यूट मैलन्यूट्रिशन के अंडर लाते हैं और इसको हम वेस्टिंग कहते हैं. ठीक है, WHO defines acute malnutrition as muscle wasting as well, कि उसका मतलब क्या है, वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका मसल वेस्टेज हो गया है, कि आपके जो मसल मैस था वो लूज हो गया है. ठीक है, it means the child has recently suffered repeated episodes of infections and lost weight. दूसरी जो इसकी टाइप है उसको हम क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन कहते हैं. जो क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन है उसका मतलब यह है कि जो मैलन्यूट्रिशन का एक्सपोजर है, इट इज बीन स्प्रेड ऑन ईयर्स, उसमें कई सालों की मैलन्यूट्रिशन जो है वो सामने आती है. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन. एक्यूट मैलन्यूट्रिशन मींस दैट द इन्फेंट हैज बीन और द चाइल्ड हैज बीन रिसेंटली सफरिंग विद डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड ही हैज लॉस्ट द वेट. अब इस बात को आप स्टैंडर्डाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बेसिक हेल्थ यूनिट पर 500 बच्चे आ जाते हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि इनमें से कितने बच्चे वेस्टेड हैं? ठीक है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके पास कोई एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए जिसके थ्रू आप मेजर करें और आप कह सकें कि ये बच्चा वेस्टेड है, ये बच्चा नॉर्मली नरिश्ड है, और ये बच्चा जो है ये मे बी क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन में जा रहा है. तो इस बात को मेजर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं वेट फॉर हाइट जेड स्कोर्स. नजर आ रहा है आपको? वेट फॉर हाइट जेड स्कोर्स. ठीक है, these weight for height z scores actually give you a impression that जिस बच्चे का आपने वजन किया है उसी बच्चे की आपने हाइट मेजर की है और आपने फिर उसको कंपेयर किया उसके
हाइट के साथ कि इस बच्चे की जो हाइट है, इस हाइट के हिसाब से इसका वजन कितना होना चाहिए। अगर ये उस वजन के ऊपर बराबर पर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये नॉर्मली नरिश्ड है, लेकिन अगर ये उससे कम पर जा रहा है तो ये मैल नरिश्ड है, और अगर ये उससे ऊपर जा रहा है तो वो फिर जो है वो ओवर नरिश्ड है, ओवर या ओबीस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर कंपैरिजन में लेकर जाएं कि आप इस बात की असेसमेंट कैसे करते हैं, इफ यू आर अ डाइटिशियन और इफ यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू आर अपॉइंटेड इन अ बेसिक हेल्थ यूनिट एंड देयर यू हैव लेस देन 5 years एज के जो बच्चे हैं, वो आपके पास एक दिन में तकरीबन 40-50 बच्चे आ जाते हैं, तो आपने सबका वजन और हाइट करना है, और उसके बाद आपके पास WHO के ये टेबल्स दिए हुए हैं, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो आपको मेरा एरो नजर आ रहा है सबको, यस मैम। माउस, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ये माउस जो यहाँ पर जिस कॉलम के ऊपर मैं अभी शो कर रही हूँ, दिस इज द लेंथ ऑफ द बेबी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 2 years। ये मतलब पैदा होते साथ अगर बच्चे की हाइट जो है वो 45 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर उसका वजन मेजर करना है। अगर उसका 2.5 किलोग्राम वजन है तो वो नॉर्मल में है, मीडियन वेट है। ठीक है, अगर उसका 2.3 है तो वो -1 SG में आ रहा है, स्टिल इट इज इन नॉर्मल रेंज। इफ इट इज 2.1 इट इज स्टिल इन द नॉर्मल रेंज। लेकिन अगर 2.1 से कम हो जाता है, यानी कि 2 किलोग्राम है, तो वो -2 SD से नीचे गिर गया है। ठीक है, जो जब वो -2 SD से नीचे गिरेगा तो हम उसे मॉडरेटली मैल नरिश कहेंगे। लेकिन अगर उसका वजन 1.9 से भी कम है, फॉर एग्जांपल 1.7 किलोग्राम है, तो वो सुवेरली मैल नरिश्ड कहलाएगा, कि वो ज्यादा खतरनाक स्टेज पर है और उसको बहुत क्विकली मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर हमने वो मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड ना की तो इस बच्चे की जान का खतरा हो सकता है। ये सुवेरली मैल नरिश्ड का कट ऑफ पॉइंट है -3 SD, और -2 SD जो है वो मॉडरेटली मैल नरिशमेंट का कट ऑफ पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट के मैयर्स बढ़ते जा रहे हैं, वजन की जो ओवरऑल मिकदार है वो भी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, इफ योर चाइल्ड वेट हाइट इज 53.5 सेंटीमीटर्स, हिज नॉर्मल वेट शुड बी 4.2 किलोग्राम्स, और उसका 3.8 किलोग्राम्स भी हो सकता है, 3.5 किलोग्राम्स भी हो सकता है। लेकिन अगर वो 3.4 में है या 3.2 में है तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडरेटली मैल नरिश्ड है। लेकिन अगर वो 3 किलोग्राम्स उसका वजन है तो वो फिर स्वेयरली मैल नरिश्ड है, और हमें उसे फौरी तौर पर हाई क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि उसे कौन कौन सी इन्फेक्शंस हैं ताकि हम उसके उन इन्फेक्शंस का इलाज करें, ताकि इस बच्चे की जिंदगी बच सके। ठीक है, इतनी बात की समझ आ गई है? यस मैम। अब इस दूसरी तरफ आप देखें कि 4.2 भी उस बच्चे का वजन हो सकता है, 4.6 भी उस बच्चे का वजन हो सकता है, 5 किलोग्राम भी उसका वजन हो सकता है, जिसकी हाइट 53.5 है। तो अगर वो 5 किलोग्राम भी उसका वजन है तो भी वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर 5.2 किलोग्राम है तो फिर वो ओवरवेट कंसीडर किया जाएगा। और अगर उसके बाद सॉरी उसका वेट मोर देन 5.5 हो जाता है तो वो फिर ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपर लिमिट्स हैं ये भी आपके जहन में होनी चाहिए कि हमारा जो चाइल्ड है, he or she should not go into the overweight range and he or she should not go into the severely underweight range. We want to keep him in a normal range. तो normal range जो है उसकी वो ये है कि वो 3.5 से लेकर 4.6 तक उसकी नॉर्मल रेंज है, कि एक बच्चा जिसकी हाइट 53.5 सेंटीमीटर है, हिज नॉर्मल रेंज वुड बी 3.5 टू इवन 5 किलोग्राम्स। इस रेंज के अंदर जो बच्चा भी होगा वो हमें नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यस मैम। मैम SD अब stands for? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एक्चुअली ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी। बेसिकली व्हेन वी मेजर द वेट ऑफ अ पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल आपने 100 बच्चों का वजन किया है,
एक ही उम्र के बच्चे, उनका आपने वजन भी किया है और उनकी हाइट मेजरमेंट्स भी की हैं, तो उन 100 बच्चों की वजन और हाइट के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, ठीक है। जब वो वेरिएशन होती है तो आप उस वेरिएशन को डिवाइड करते हैं कि मीन कितना आया इसका, और फिर हर वैल्यू जो है वो मीन से कितनी दूर है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसको शो करती है, ठीक है। तो हम इस तरह से नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए एक नॉर्मल रेंज डिफाइन करते हैं। अब -2SD का मतलब यह है कि 95% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन जो है उसका वजन और हाइट इतनी होनी चाहिए इस उम्र के बच्चों की, लेकिन -2SD से ज्यादा जो बच्चे होंगे वो 5% बच्चे हैं जो कि वो हो सकते हैं, आउटलायर्स हो सकते हैं। बट दिस इज एन अगेन स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, इसके ऊपर मुझे एक अलग से लेक्चर देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई विल टॉक अबाउट दैट in a next class, but right now I just want to focus on this, that -2SD and +2SD is the normal range, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन के लिए मीडियन जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और उससे -2 और +2 के अंदर आपकी नॉर्मल रेंज आती है, और इससे बढ़कर जो बाहर निकल जाते हैं वो हमारे पास आउटलायर्स आ जाते हैं। मैम जी मैम, ये किस एज के बच्चों तक मतलब ये वाला टेबल ले रहे होते हैं हम लोग? ये हम 5 साल के बच्चों तक लेते हैं, लेकिन अभी हम ये बर्थ टू 2 years के बच्चों का जो मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, ये बर्थ से लेकर 2 साल के बच्चों के Z स्कोर्स हैं और गर्ल्स के हैं। ये पिंक कलर का जो टेबल है ये गर्ल्स को शो करता है, इसी तरह बॉयज के भी अलग से हैं, ठीक है। तो बॉयज का जो है वो ब्लू कलर का टेबल है, एंड यू कैन गेट दैट ऑन WHO वेबसाइट। But the thing which I am trying to explain to you is not this table. This is just to give you the impression that how you will analyze a child who is coming to you for the nutritional assessment, ठीक है। आपने उसका पहले वजन करना है, उसकी हाइट मेजर करनी है, और उसके बाद आपने वेट फॉर हाइट Z स्कोर्स के अगेंस्ट उसको कंपेयर करना है। अगर वो -2SD के अंदर आ रहा होगा, से ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मॉडरेटली वेस्टेड है। लेकिन अगर वो -3SD से भी बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सुवेयरली वेस्टेड है। और सुवेयरली वेस्टेड बच्चा जो है ऑलमोस्ट, जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तो या तो वो मरासमस का शिकार निकलेगा या वो क्वाशियोर का शिकार निकलेगा, क्योंकि ये जो मसल की वेस्टिंग हुई है, यानी कि उसका वजन बहुत तेजी से गिरा है, उसकी वजह क्या होगी कि ज्यादा इन्फेक्शन हुई हैं। और ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह क्या होगी कि या तो माँ ने दूध पिलाना बहुत जल्दी छोड़ दिया, या फिर माँ बहुत ज्यादा देर तक दूध पिलाती रही है और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को मेजर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज रह गया है, ठीक है मैम। जी। मैम आपने कहा क्वाशियोर के बच्चा भी 3SD में फॉल करेगा, लेकिन उसका तो एडिमा की वजह से वजन ज्यादा नहीं होगा? हाँ, ये हो सकता है। फिर उस सूरत में वो -3SD में नहीं जा रहा होगा, अगर वो +2SD में भी है। लेकिन अगर आपको उसकी हिस्ट्री से ये पता चल रहा है कि उसके सारे जो उसको बार बार डायरिया हो रहा है और उसके जो क्रॉलिंग वो नहीं कर सकता, उसके जो ग्रोथ पैरामीटर्स बाकी जो हैं वो उनको अचीव नहीं कर पा रहा, तो देन यू हैव टू सी दैट उसके अंदर बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन हुई है। फिर आप उसका एडजस्टेड वेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि वो स्वेयरली वेस्टेड है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। ठीक है मैम। So this is the way we are clinically assessing the patient. अब acute malnutrition जो है वो WHO की डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो मॉडरेट acute malnutrition हो सकती है या severe acute malnutrition हो सकती है। लेकिन जो उसकी रीजंस हो सकती हैं उनमें फिर आप क्वाशियोर और मरासमस को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़नी है कि अब बच्चा हमारे पास आया, हमने उसका वजन किया पहले और उसकी हाइट मेजर की, और जब हमने उसको -2 इधर उसके वजन और हाइट को यहाँ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि वो -3SD में है। फिर हमने उसकी मदर से हिस्ट्री पूछी कि इसकी उम्र क्या है, इसका आपने इसको दूध पिलाना शुरू किया था, किस महीने में आपने दूध पिलाना छोड़ दिया है, और अब आप इसको क्या चीज देती हैं, और किस तरह से ये मतलब इसको कितनी इन्फेक्शन हुई हैं। हो सकता है वो उस वक्त डिहाइड्रेटेड हो, उसके जिस्म का सारा पानी जो है वो निचर चुका हो बिकॉज ऑफ द वॉमिटिंग्स एंड डायरिया,
ठीक है। तो उस सूरत में वो बच्चा बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेज में होगा और आपको फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर इंतजार करेंगे या ज्यादा असेसमेंट्स करेंगे तो इतनी देर में बच्चे की जान निकल जाएगी। And you can see these kind of patients very commonly coming in Gangaram, in Mayo Hospital, and also in many other stages. तो यहाँ पर अब आपके लिए प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। WHO ने एक सेट ऑफ इंटरवेंशंस बनाया है कि अगर एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अपनी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पर बैठा हुआ है और उसने वजन किया है, हाइट मेजर की है और उसे पता चला है कि हमारे बच्चे की जो मेजरमेंट्स हैं वो -3 SD से पीछे जा रही हैं, कि यानी कि उसका मतलब है कि वो सुएरली मैलनरिश्ड है, तो इमीडिएटली आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, वो स्टेप्स क्या हैं? यहाँ पर हमारे पास WHO का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक्यूट मैलन्यूट्रिशन जो अभी मैंने आपको बताई है, जिसको हम वेस्टिंग भी कहते हैं, वो उसमें स्वेयर हो सकती है या मॉडरेट हो सकती है। अगर -2 SD में है तो वो मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन होगी, जिसको हम मैम कहेंगे, और अगर स्वेयर होगी तो वो स्वेयरली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन सैम कहलाएगी। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? यस मैम। अच्छा, अब ये दो, अगर Yes, एक बच्चे को आपने मेजर किया वो मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश्ड आ गया, दूसरे को आपने मेजर किया वो सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड आ गया, इसको हम सैम कहेंगे, इसको हम मैम कहेंगे। अब जो मैम बच्चा है उसको आपने उसकी मदर को काउंसलिंग करनी है और उसको आपने सप्लीमेंट्री फीडिंग देकर और उसकी माँ को कहना है कि इसे घर ले जाएं, लेकिन अब आपने इसका ख्याल रखना है, इसको साफ सुथरा दूध प्रोवाइड करना है, इसकी इन्फेक्शंस को बेहतर करने की कोशिश करें और इसको जो सप्लीमेंट्री फूड्स मैं दे रही हूँ ये इस बच्चे को खिलाएं। जबकि जो सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चा है इसको आपने थेराप्यूटिक फीडिंग सेंटर में रखना है। थेराप्यूटिक फीडिंग सेंटर जो है ये एक खास किस्म का निजाम है जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में डेवलप हुआ है, और इसमें फिर आगे हमारे पास फर्दर कैटेगरीज है। ये भी वही टेबल है तकरीबन, सिवियरली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है, यहाँ पर आपके पास मॉडरेटली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, कि उसको कोई बुखार नहीं है तो आपने उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग दे दी और उसकी मदर को समझाया कि अब आपने इसका ख्याल रखना है, आपने सफाई का ख्याल रखना है, इसको खुराक में ज्यादा चीजें दें और इसको ये सप्लीमेंट्री फूड्स दें, ये बात यहाँ तक खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास जो सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड पेशेंट्स हैं उनमें भी दो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस होती हैं। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड हो लेकिन उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसको बुखार ना हो, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसको आप आउट पेशेंट थेराप्यूटिक सेंटर पर ट्रीटमेंट देंगे। और एक ऐसा बच्चा जो सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड है और उसको डायरिया भी है, उसको वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं, उसको बहुत तेज बुखार भी है, तो उसको आपने हर सूरत में एडमिट कर लेना है अपने पास। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? यस मैम। Yes, ma'am. कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये अब देखिए ना कि हम ये प्रोग्राम जो है पूरे पंजाब में लॉन्च कर रहे हैं, तो पंजाब पूरे में हम चाहते हैं कि पूरा एक ही निजाम हो, और हम ये चाहते हैं कि हर फैसिलिटी पर, चाहे वो बखर में जाए, चाहे वो मियांवाली में जाए, चाहे वो मुल्तान में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो लाहौर में हो, जो बच्चा भी अस्पताल जाए और उसकी एक जैसी असेसमेंट हो और उसको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। इसलिए हमने हर अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपॉइंटेड है उनको इस ट्रीटमेंट का के बारे में पढ़ाया है और उनको बताया है कि अगर सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चा विदाउट कॉम्प्लिकेशंस आता है तो आपने उसे आउट पेशेंट केयर में रखना है, और अगर सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चा विद मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आता है तो आपने उसको एडमिट करना है। और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है, कौन सी चीज को आप मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कहेंगे और कौन सी चीज को आप मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं कहेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस की डेफिनेशन ये है कि अगर एनोरेक्सिया है, दैट द चाइल्ड मदर बताती है कि मेरे बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती या ये कोई भी चीज मुंह में नहीं डालता, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो हार्मोनल सिस्टम है वो कंप्लीटली डैमेज, मतलब डिसबैलेंस हो चुका है, और अब इस बच्चे की एपिटाइट को वापस लाने के लिए हमें ग्रेजुअली इसका इनटेक बढ़ाना होगा। सो देन यू हैव टू टेक इट इनटू द इन पेशेंट केयर। इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग हो रही है, कन्वर्जन्स पड़ रहे हैं, लिथार्जी है, अलर्ट नहीं है,
अनकॉन्शियस है, बिल्कुल बेहोश है, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, हाई फीवर है, सुअर डिहाइड्रेशन है कि उसके पानी सारा जिस्म का खत्म हो चुका है डायरिया की वजह से, सुअर एनीमिया है, बहुत जिस्म उसका जो स्किन है वो पीली नजर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर खून की कमी है, एनीमिया है उसको, हाइपोग्लाइसीमिया है, जो उसका ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत लो जा रहा है, या हाइपोथर्मिया है कि उसका जिस्म का जो टेम्परेचर है वो खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहा। जैसे कि हमने पहले कहा है कि मरासमस के पेशेंट्स जो हैं, क्योंकि उनके पास सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगी तो वो अपना जिस्म का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज, इन चीजों में से कोई एक भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसको आपने इन पेशेंट केयर में रख लेना है, क्योंकि अगर आप उसको एडमिट नहीं करेंगे और उसे अपनी माँ के साथ घर भेज देंगे तो डेफिनेटली चांसेस होंगे कि खुदा न खास्ता उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। चिल्ड्रन हु आर मैम, जो ये वाले हैं मॉडरेटली एक्यूट malnourished, दे आर ऑल्सो एडमिटेड into a supplementary feeding program। सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम का मतलब यह है कि आप उनका नाम अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं, आप उनकी माँ को कोई सप्लीमेंट्स देते हैं और उनको कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए आप घर ले जाएं इसको, ये वाले सप्लीमेंट्स इसको खिलाएं, और दोबारा आपने अस्पताल आना है, दोबारा अपने बच्चे की असेसमेंट करानी है और दोबारा सप्लीमेंट्री फूड जो है वो साथ लेकर जाना है। अब जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट का डिफरेंस है फॉर द severely acute malnourished patients, I think I will discuss it in the next class because this is very important topic and I want all of you to understand it properly. So you have to revise it until we have discussed today, and then we will start with the next stage of the treatment in the next class. ठीक है? यस मैम। मैम यस मैम। I hope it was not very complicated. या आप लोगों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा है? नो मैम, सही है। सही था, चलें शुक्र है। So I should first stop the recording now.